अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं डेयरी सेक्टर के बारे में। पाकिस्तान दुनिया का 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन है। हर साल हम 70 बिलियन लीटर्स के करीब मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेट्रा पैक MD अवैस बिन नसीम। Thank you so much for joining us today, sir. Thank you very much for the invitation. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gee, so before we get into Tetra Pak itself, I wanted to actually zoom out a bit and focus a little bit on the industry. तो आप dairy sector economic terms में बात करते हैं, इसकी अहमियत क्या है? The importance of agriculture in the GDP, we say it's about 10 to 15%, 20% तक numbers different quote होते हैं. Out of that, अगर आप उसका split देखें, agriculture का और dairy and livestock का almost बराबर, अगर dairy and livestock ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है. So we are focusing only on the 50% of agriculture. The rest is हमने उसको छोड़ दिया जी कि बस वो जिसके पास भैंसे है वो दूध आप उसको आ रहा है और वो प्रोसेस होके खुला दूध बिक रहा है. प्रोसेस दूध जो है वो 3% है पाकिस्तान में. पिछले 20 साल से तकरीबन 3% जितना भी दूध प्रोड्यूस हो रहा है उसका 2 या 3% आपका प्रोसेस होता है, बाकी सारा वो आपका लूज मिल्क बिकता है. अब दूध एक बड़ी डेलिकेट चीज़ है. दिस इज इंडस्ट्री प्रॉब्लम के इफ़ यू कैन ताज़ा दूध से बेहतर, जो ताज़ा दूध है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है. लेकिन जब आप उसको प्रोसेस नहीं करते और उसको जब आप ट्रेड में लेके आते हैं उसको खुला दूध, लूज मिल्क हम कहते हैं, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है दैट बिकम्स ज्योमेट्रिकल. सो दैट इज एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम कि दूध खराब होता है. उसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, दूध जो आपने इकोनॉमिकल करने के लिए उसमें पानी जो डालते हैं वो मिनरल वाटर तो नहीं डालता है, वो पानी जो डालते हैं उसके अपने उसके प्रॉब्लम्स केमिकल्स वगैरह डाल के, बट दैट गोज, वो एक उसमें आप चलें कि होता है कि जी आप जो लूज मिल्क की जो ट्रेड है वो एक इंडस्ट्री डायनामिक्स है हमारी, तो जो उसमें व्हाट इज द अल्टरनेटिव. अब एज एन इंडस्ट्री अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है, आई थिंक नोबडी वांट्स टू गेट सिक और नोबडी वांट्स टू कि जी हमारी जो नेशनल हेल्थ के इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं करना चाह रहे. तो इंडस्ट्री में जब आप कहते हैं कि ये इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री पोटेंशियल है, बेस है, बट जो कनेक्ट है टू द कंज्यूमर दैट इज मिसिंग. अब वो कनेक्ट, अब आपने दूध अगर ग्वाले ने एक मोटरसाइकिल पे या जिसमें भी जाना, वो एक उसका लिमिटेड रेंज है. यू कैन नॉट स्प्रेड इट अक्रॉस द नेशन और दूध आपका हर जगह हो भी नहीं सकता. सो देयर आर लाइक पॉकेट्स जिस एग्रीकल्चर में है. सो यू हैव टू इंश्योर कि जब दूध प्रोड्यूस होता है यू नीड टू मेक इट सेफ. अब सेफ के लिए गवर्नमेंट ने अपनी रेगुलेशंस वगैरह, सेफ लॉ इम्प्लीमेंट, तो मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ पंजाब में है लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. सो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस. Really interesting points you brought up, multiple different on regulation and also on safety, which we'll get to in a bit in the later segments. लेकिन फिलहाल अगर तारीखी तौर पर देखें, you mentioned कि 3 से 4% of our milk industry is packaged. आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में पैकेज्ड मिल्क का रिवाज कब शुरू हुआ था, किस सन में, और डोमिनेंट प्लेयर्स कौन थे, और टेट्रा पैक का जो एंट्री था पाकिस्तान में वो कब हुआ? थोड़ा सा उसके लिए मैं थोड़ा सा अगर आपको ग्लोबल बैकग्राउंड अगर मैं व्हाई पैक्ड मिल्क की जरूरत क्यों महसूस हुई. ग्लोबली अगर आप देखें कि जो आई थिंक वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे लूज मिल्क की ट्रेड अलाउड है, बाकी सब में प्रोसेस है. यूएसए में इन्होंने बैन किया था 1913 में. ठीक है. बिकॉज द हेल्थ साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट एंड ऑल दे एनालाइज कि जो घर में जो बैक्टीरिया आता है 38 और 39% कम्स फ्रॉम मिल्क. अगर उसको अनप्रोसेस करके लाते हैं तो वो सो दे वांटेड टू मेक दैट सेफ. बाकी हर जगह से बैक्टीरिया, वेजिटेबल्स, यानी कि जो भी हवा में इधर सारा आपका वो आता है, बट 38% वाज देयर. सो दे स्टार्टेड पैस्चराइजिंग इट, कि उसको कम से कम एक हीट ट्रीट प्रोसेस करते हैं जहाँ पे उसको कंट्रोल करने. एंड दैट इवॉल्व इनटू जिन कंट्रीज में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड चेन है, वहाँ पे पैस्चराइज है. जहाँ पे कूल चेन या पावर की प्रॉब्लम जिस तरह पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वहाँ पे UHT प्रोसेस. ठीक है. और आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि पैस्चराइजेशन का जो साइंसी प्रोसेस है वो क्या है और UHT का प्रोसेस क्या है? हाँ जी जरूर. पैस्चराइजेशन का प्रोसेस ये जी कि आपने जब दूध लिया उसको सबसे पहले आप उसको होमोजेनाइज करते हैं, क्योंकि मिल्क दूध में अक्सर लोगों का ये होता है जी कि प्रोसेस दूध होता है उसमें बलाई नहीं आती जी. उसकी वजह ये है कि जो दूध आता है आपका वो एक इरेगुलर पार्टिकल साइज होता है. कभी अगर आपने उसको फ्रिज में ताज़े दूध को, बेशक आपने बिल्कुल फ्रेश उसको लेके अगर आप फ्रिज में रख दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसमें सेपरेशन हो जाती है. ऊपर पानी रहता है, नीचे फैट सेटल होती है.
वो इसलिए कि उसका होमोजेनाइज नहीं है, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं, वेट है, फैट बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। तो जब आपने प्रोसेस करना, चाहे पैस्चराइज करना, चाहे यूएचटी करना, आप उसको पहले होमोजेनाइज करते हैं, ठीक है। उसको आप एक यूनिफॉर्म सीव से गुजारते हैं विद हाई प्रेशर, सो ऑल ऑफ दोज पार्टिकल्स, फैट जो है वो पानी के अंदर प्रॉपर मिक्स हो जाती है। सो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट कि जी आपने उसको वो प्रोसेस कर दिया। उसमें बलाई क्यों नहीं आती? बिकॉज आपने सारी दूध के अंदर मिक्स कर दी है वो सारी। ये नहीं होता कि वो ऊपर बैठ जाएगी, तो जनरल मिथ्स हमारी जो है जी कि बलाई जो ऊपर आ जानी चाहिए। उसके बाद यूएच जो प्रोसेस जो पैस्चराइजेशन है, पैस्चराइजेशन आपकी होती है अबाउट 65 to 70 डिग्रीज पे। उससे आपके बैक्टीरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए यू नीड अ कोल्ड चेन। आप उसकी जो शेल्फ लाइफ है पैस्चराइज मिल्क की, दैट्स अबाउट 7 to 8 days। एक्सटेंड करके आप उसको थोड़ा सा 10-12 दिन 15 दिन पे ले जाते हैं, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ कम है। लेकिन उसके लिए आपको कोल्ड चेन चाहिए, उसके राइट फ्रॉम स्टोरेज से लेके उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसके जो रिटेल आउटलेट्स पे, वो इट हैज़ टू बी रेफ्रिजरेटेड। जहाँ पे वो नहीं रेफ्रिजरेट होगा वो ख़राब हो जाएगा। यूएचटी ऑन द अदर हैंड इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप वही होमोजेनाइज्ड मिल्क लेके उसको 3 सेकेंड्स के लिए फ्लैश हीट करते हैं एट 139 डिग्रीज। Okay. इसलिए थोड़ा सा फ्लेवर का चेंज आता है। पैस्चराइज 65 पे होता है, यूएचटी 139 पे होता है, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस आता है। आप जब उसको 139 पे जब हीट करते हैं, उससे आप बैक्टीरिया 100% नहीं मारते, वो आप कह लें कि हाइबरनेट कर जाते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 2 चीज़ें बड़ी क्रिटिकल होती हैं, एनी फॉर एनी लिविंग थिंग, यानी कि ये मैं और आप इंसान भी जान, कोई भी आप चीज़ ले लें, लाइट और एयर। ठीक है। ये अगर 2 चीज़ें हवा और एयर, अगर हवा और लाइट, एयर और लाइट अगर होगी तो आपके पास वो चीज़ ग्रो करे। सो टेट्रा पैक का जो डब्बा है, जो यूएचटी का जो हम पैक करते हैं, उससे उसकी 6 लेयर्स हैं, जिसमें से 2 पेपर की हैं, 3 पेपर्स की हैं, 2 पॉलीएथिलीन की और 1 एल्यूमिनियम की। पेपर और एल्यूमिनियम जो पॉलीएथिलीन है, दैट स्टॉप्स द एयर। एल्यूमिनियम की लेयर स्टॉप्स द लाइट। सो जब आपने लाइट और एयर बंद कर दी तो वो जो बैक्टीरिया जनरेशन की जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो रुक गया। अब आप वो डब्बा बंद कर दें, उसकी शेल्फ लाइफ इज अबाउट 5 to 6 months, वो आप उसको रख लें एम्बिएंट टेम्परेचर में, उसको फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसको खोलते हैं, और अगर आप उसको रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, 4 डिग्री से कम नहीं करेंगे, वही बैक्टीरियल ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लोगों की जो मिथ है कि इसमें केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, अगर प्रिजर्वेटिव्स हैं तो फिर खुला दूध डब्बा खोलें तो उसको खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है। सो प्रूव द पॉइंट कि आपको जो हमारे यहाँ पे इलाकों में पाकिस्तान जैसे ओवरऑल पावर की प्रॉब्लम है, उसमें ये दिस इज द बेस्ट थिंग कि एम्बिएंट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग। ठीक है। जो सैंक्टिटी ऑफ द मिल्क दैट इज मेंटेन्ड इन प्रोसेस मिल्क। तो ये पाकिस्तान में कब शुरू हुआ था ये, मतलब? पाकिस्तान में जी वी स्टार्टेड इन 1981। जी। टेट्रा पैक स्टार्टेड इन तो 1981। उससे पहले 1981 से पहले पाकिस्तान में देयर वाज नो यूएचटी मिल्क? नहीं, उसमें उससे पहले नहीं। अच्छा। प्रोसेस्ड मिल्क था, यानी कि उससे पहले कभी एक आधा, जिसना आई रिमेंबर कि लाहौर मिल्क प्लांट एक लगा था उसमें, दैट वाज पाउच पैक था। सो इट इज नॉट कि टेट्रा पैक हैज ब्रॉट इन, इट वाज द कांसेप्ट इज ग्लोबल, मिल्क ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ग्लोबल, गॉट इट। पैस्चराइजेशन और यूएचटी। और अगर आप बाकी फॉर इंस्टेंस बाकी बड़े सगीर से आप कंपेयर करें तो इज दिस अ नॉर्मल पैटर्न, लाइक 1980s में ही ये सब इट वाज, और वाज पाकिस्तान लेट टू द गेम, अर्ली टू द गेम? कंसिडरिंग आई थिंक द इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रॉब्ली जब आप अपने पेयर्स लेवल पे देखते हैं, जी। आई थिंक वी वर लेट ज्वाइनिंग द पार्टी। ओके। बिकॉज हमारे यहाँ पे, जिस तरह मैंने भी बताया आपको, जो मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ है दैट वाज पास्ड इन 2017। ये ओके, ऑलराइट, 2017, ओके, बट टिल डेट नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। और इसकी वजह हमारे क्या है? रीजन अगर में फॉर गेटिंग यूएचटी मिल्क सिंस 1981 और हमारे जो लॉज आ रहे हैं कमिंग 3 decades later, इसकी ये डिस्कनेक्ट कहाँ आ रहा है? disconnect, I think it's got a very interesting and a loaded question, Mariam, के ये disconnect कहाँ से आ रहा है? There are a lot of factors to it. I think the सबसे पहला factor when I start looking at it is कि हमारे यहाँ पे agriculture, still a large part of agriculture is treated as a inherited opportunity, not a business opportunity. अब आप देखें कि जो भी फार्म है, आप फार्म साइड पे एग्रीकल्चर एरिया में अगर पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, बलोचिस्तान में, सिंध में, फ्रंटियर में, पंजाब में, जिसके पास ज़मीन है उसके पास 5-6 भैंसे, 6-7 भैंसे, 8 भैंसे ज़रूर हैं। सो दे आर नॉट देयर फॉर द सबसिस्टेंस लेवल फार्मिंग या मिल्क कंजम्पशन।
उसको जब आप बिजनेस ट्रीट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू सी कि वो क्या हो क्या रहा है। आपको पता हमारे यहाँ पे जो मिल्क की प्रोडक्शन है, इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, इज अबाउट 6 to 7 liters a day. World is about at 40 to 41 liters per day. It's because our inbred pool of जो जीन पूल है वो हमने इम्प्रूव नहीं किया। किसी ज़माने में आपने अगर नील गाय होती थी साहिवाल की, which is one of the most productive animal, milking animal. I went to Sweden जी, जब मैंने टेट्रा पैक ज्वाइन किया तो they took me to a dairy, और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी जो टर्न अराउंड सफ़र जो प्रोडक्टिविटी का था वो नील गाय से क्रॉस करके किया था, फ्रॉम साहिवाल। Okay. And see now where we Where, are. when, where? अभी बात कर रहे थे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, स्पेसिफिक्स अबाउट डेयरी, आप उस मजीद बात कर सकते हैं? हाँ जी, मैं ये बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे बिजनेस जो एग्रीकल्चर इज स्टिल एज अ फैमिली इनहेरिटेंस में आ गया जी, ठीक है, वो उसमें नोबडी इज रनिंग इट एज अ कमर्शियल एंटिटी। और कमर्शियल एंटिटी जब आपने, इफ यू वांट टू सेल इट, देन इट यू हैव टू कमर्शियलाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही वो पूरी वो एक फार्म को कमर्शियलाइज, फार्म से मतलब है, ऐसे कमर्शियल का मतलब है यू शुड बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर नॉट, देन यू नेवर बी एबल टू सेल इट प्रॉपरली। 6 liters per day के साथ, if you are the fourth largest producer of milk, imagine अगर आप yield को सिर्फ डबल करते हैं, you will probably be the largest. और yield को डबल करने में क्या स्टेप्स जरूरी होते हैं? Is it about the cow itself? Is it about certain supply chain? अगर आप It has got two things जी। dimension है। एक तो आपका simple hygiene, animal hygiene है, ठीक है, and breaking some of the myths कि जी around animal health. And the second one is your feed and also the gene pool. Insemination, आपके Australian इस वक्त जो animals हैं, they are like best. So there is work going on that as well, but it still needs a bit to be organized. Coming back to that basic hygiene, आप जब सबसे पहला जो start है, जो easiest one है, 2012 में जी Tetra Pak took an initiative called Dairy Hub. उसमें हमने क्या किया जी कि जो we picked up the milk in catchment areas of some of our dairy players. So there was about 4,000 to 7,000 farmers, milk farmers. We went in with a 6-month program of basic animal hygiene कि उनको सफाई वगैरह किस तरह रखनी है, बाड़े की क्या है, उनको टैगिंग की, उनकी वैक्सीनेशन पूरी की, उनको पानी पिलाने का टाइम उनको फिक्स किया, जो कि हमारे यहाँ पे मिथ थी कि जी इस टाइम पे नहीं पिलाना, इस टाइम पे पिलाना। सो वो वी गॉट ऑल दैट, सिर्फ सॉफ्टवेयर पार्ट दिया था। एंड उन 7,000 फार्मर्स की जो मिल्क प्रोडक्शन दैट वाज इंक्रीज बाय 30% इन अबाउट 8 to 10 months. with very basic changes. Very basic. जी। Now, अब मजे की बात देखें जी कि that program of ours, we never advertised it. We just worked with the dairy sector, with the dairy companies. It was picked up as one of the global best CSR activities जी। in Malaysia. So we got a global award for it. Tetra Pak Pakistan, not Tetra Pak Global, for making an impactful change of life on the farmers. अब उसको एक national level पे लेके जाना, private sector की company which is like struggling to find the still struggling with 3% जी। जो processing share है उसमें, it was like extension services should have stepped in and said, okay, fine, these are the things. So this is where, when you said, okay, what are the problems? Yeah. So one is the agriculture realization of importance of dairy and livestock in our agriculture sector, and then working on it to fix the basics, and then moving gradually into the next step of increasing the yield. अगर आपकी 30% yield increase हो जाती है, so 70 billion into 30% is about 20 billion, so 90 billion liter आपका हो जाएगा, and that, as I told you earlier probably as well, कि global market में अगर आप देखते हैं 1 liter of milk is $1. Yeah. So you currently sitting on $70 billion value chain without any law around it, without any regulation around it, कैसे हो सकता है? और जब पूरी दुनिया ने प्रूव किया हुआ कि दिस इज द वे, मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ इज द वे, एंड हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट के टेबल हुआ है, इम्प्लीमेंट भी हुआ, नॉट इम्प्लीमेंट बट अनाउंस हुआ हुआ, इम्प्लीमेंट भी हुआ। सो अगर ये चीज़ें अगर हो जाती हैं, वी वुड प्रॉब्ली बी, आई थिंक द वे पाकिस्तानीज वर्क, दैट अग्रेसिव, हार्ड वर्किंग, पैशनेट अबाउट थिंग,
this is a matter of about 4 to 5 years where you can see a significant change in your agriculture output. So here's the question I have, right? कि 1980 से अब तक ये percentage point हिला क्यों नहीं है 3 से 4%? If it is such a massive market opportunity as you are painting and describing, तो जो private players हैं, why aren't they more aggressive about it? Is it because domestic demand for processed milk is very low, or is there something else? Like is there just a gap on the ceiling? Why is this percentage point not being 10%, 20% of We processed also, milk? Ji. I think it's a very valid question, Yeah. keeping in view that when there is Why there are are there 3 more Halibs and 10 more Nestles and 5 more Alpas, or and 10 more Absolutely. Day Freshes? अगर Exact. इतना बड़ा एक market opportunity है, असल में जो आपके देखें जो माइंडसेट चेंज है ना, जी अब आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी खुला दूध जो है वो फ्रेश है, जी नाउ ये एक वो स्ट्रगल है जो हम पिछले 40-45 साल से करते आ रहे हैं. व्हेन आई से 3% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बट द परसेंटेज हैज रिमेन द सेम. अब जो स्ट्रगल है, सबसे पहले हमारे जो मिथ्स हैं अराउंड दिस कि जी इसमें तो प्रिजर्वेटिव है, अच्छा इसमें खुला दूध जो है वो सेहत के लिए बेहतरीन है. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि खुला और ताज़ा दूध का फ़र्क हमें शायद अवामुन नास को या आम आदमी को नहीं पता कि खुले दूध में और ताज़े दूध में क्या फ़र्क है. तो और क्या उसकी फर्क है? जी ताज़ा दूध इज़ द बेस्ट, जो अभी आपने भैंस से धोया है और यू कैन कंज्यूम इट विद इन एन आवर और सो, दैट इज़ ताज़ा दूध. खुला दूध वो है जो ट्रेड हो रहा है. अब आपको इस समय ने बताया कि 4 डिग्री से जब आप कम रखेंगे उसकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, यानी कि ये कोई कंपनी नहीं कह रही है, आप जिसको शौक है जाके देख ले. यानी कि जी खुला दूध अगर 4 डिग्री से ऊपर है, अच्छा अब उसको कूल करने के लिए बर्फ डालते हैं, okay. बहुत से केमिकल डालते हैं उसकी, वो जब डाइल्यूट होता है उसका फैट लेवल डाइल्यूट होता है, उसके प्रोटीन लेवल डाइल्यूट होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स, तो वो उसको मेकअप करने के लिए पानी के साथ देन दे ऐड दोस थिंग्स. बल्कि यहाँ तक था कि वो सर्फ डालते हैं उसके झाग के लिए, यूरिया वगैरह डालते हैं नाइट्रोजन के लिए. सो ये वो चीज़ें हैं जो कि उसमें, अब ये हमारे यहाँ पे जो मिथ ये है कि जो ताज़ा दूध है वो बेस्ट है और जो प्रोसेस्ड मिल्क है उसमें वो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसकी वजह से वो इतनी देर चलता है नहीं होता. नंबर 1. नंबर 2, आपको एक प्राइस का डिफरेंशियल चलता पता. ठीक है. दूध के पैकेट में जो बिगेस्ट कॉस्ट है वो दूध की इटसेल्फ की है. और पाकिस्तान में जो दूध है, जो फार्म गेट प्राइसेस हैं, दे आर एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन यूएसए. अब उसकी वजह क्या है? इनएफिशिएंसी, जो मैंने आपको बताया कि 6 लीटर, अब अगर उसने बेचना है तो उसने खर्चा तो पूरा करना है ना अपना. अब वो 150 रुपये लीटर के ऊपर जब वो दूध बेचेगा, उसके ऊपर जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी सारी जो टैक्सेस एंड पावर कॉस्ट एंड एवरीथिंग, इट एड्स सिग्निफिकेंटली. अब अगर आप उस कॉस्ट को, दूध की कॉस्ट को अगर आप एक नीचे करते हैं, 30-40% तक नीचे लेके आते हैं, देन यू सी दैट प्राइस डिफरेंशियल डिक्रीजेस अ लॉट. Okay. अब वो वाला जो है एलिमेंट कि उसको हम प्राइस इंक्रीज को कैसे उसको डिक्रीज करेंगे, डिफरेंशियल को, वो आपकी प्रोडक्टिविटी की है, प्रोडक्टिविटी है और आपकी हैंडलिंग है. हम ये नहीं कह रहे कि आप सारा दूध टेट्रा पैक में डालो, जी जी लेकिन इंडस्ट्री की बात है ना, जिसमें लो कॉस्ट ऑप्शंस भी हैं, पैस्चराइजेशन है, यूएचटी है, प्रोसेस करते हैं टू मेक इट सेफ फॉर द कंजम्पशन. जब आप उसको सेव करेंगे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. आपको मेगा डेयरीज नहीं चलती. दूध में हमेशा होता है कि आपको बाय प्रोडक्ट बनती है, चीज़ बनती है सर. अब डेनमार्क, जर्मनी 8 बिलियन लीटर बनाते हैं, 6 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है ऑफ चीज़, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ चीज़. हॉलैंड है, इटली है. आप देखें यानी कि वो खुद भी नहीं कंज्यूम करते लेकिन दे एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड. सो व्हाई कांट वी विद अ 70 लीटर बेस, बिलियन लीटर बेस, can be the exporter of all these value-added products to the That's world. actually a great segue to the next question I have. कि अगर आप कह रहे हैं कि domestic demand में ये वाले issues आ रहे हैं कि ताज़ा दूध and so on and so forth, so then why haven't private players then focused on, अच्छा पाकिस्तान में we have these issues with supply chain, but maybe now with our efficient systems we can start exporting. Can you give us some idea about export numbers? Export का भी start हो रहा है. All the अच्छा. dairy companies have started exporting. Some of the players are exporting actually milk and cream up to USA. ठीक है. देखिए, so the opportunity तो है. अब I mean, obviously assuming those companies are also taking care of their cows, so उनका जो supply chain है that's also farms, better. जी, Our production is better. हर डेयरी के अपने फार्म्स नहीं है, So is it that private players are not understanding that there's a value add? वैल्यू एड डेफिनेटली है. आई थिंक दे रियलाइज ऑल्सो. लेकिन अब देखें कि
अब एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास लेट्स से माइट से एक एवरेज फार्मर को 400-500 मिल्किंग एनिमल्स, विच इज अ बिग साइज फ्रॉम अ प्राइवेट फार्मर, ठीक है। अब वो दूध लेके उसको कहाँ स्टोर करेगा? इफ ही स्टार्ट्स पावर, अपना उसने अगर जनरेशन करनी है, पावर जनरेशन करनी है या ग्रिड के ऊपर रहना है, विद द पावर सिचुएशन दैट कॉस्ट एड्स टू हिज कॉस्ट, नंबर वन। नंबर टू, जब आपकी जो मैंने हाइजीन का आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ दैट हाइजीन नॉलेज, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सोर्सिंग मिल्क फ्रॉम पाकिस्तान इट इज के हमारे यहाँ पे दूध की क्वालिटी अकाउंट होता है, कॉल्ड टीपीसी, टोटल पोर काउंट पर मिलीलीटर। जो अच्छे मुल्कों में जो एक्सपोर्टिंग मिल्क है, उनके जो मिल्क पोर काउंट होता है वो 10,000 to 20,000 होता है पर मिलीलीटर। ठीक है। पाकिस्तान में इट कैन गो अप टू 30 to 50 million TPCs पर annum। अच्छा। अब और बास जगह पे TNC आ जाता है जो टू न्यूमरस टू काउंट, द टेक्निकल पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रोसेस इंडस्ट्री है, दे हैव टू हैव, जिनके मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं, they almost carry out about 40 tests to make sure the sanctity of milk is maintained। अब वो क्वालिटी भी मेंटेन रहनी है। अब वो जो रिजेक्ट करते हैं वो सारा मार्केट में जाता है, वो इट ऑल गोज इनटू द मार्केट। सो द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अ स्मॉल फार्मर कैन नॉट अफोर्ड इट। आपने मिल्क ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब डेयरी कंपनीज ने चिलिंग लगाए, अपने कलेक्शन सेंटर्स हैं इनके, और ये जो हमारा इशू भी ये भी आ रहा है कि उन सबको मेंटेन कैसे किया जाए, जो कि वॉल्यूम 3% वॉल्यूम के ऊपर दे आर नॉट सस्टेनेबल एनी मोर। सो दिस इज इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग एट दिस टाइम कि यार हाउ डू वी मेंटेन, इंश्योर के लोगों को सेफ मिल्क, प्रोसेस्ड मिल्क प्रोवाइड किया जाए। तो आप बात कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं हमारे नेबर से, इंडिया से। ऑब्वियसली उनके पास भी लूज मिल्क का एक प्रॉब्लम होगा, उनके जो कंज्यूमर मार्केट है हमारे कंज्यूमर मार्केट से मिलता जुलता होगा। सो हाउ हैव दे टैकल्ड द प्रॉब्लम एंड हाउ हैव वी अप्रोच द प्रॉब्लम? जो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर थिंग टू, when you want to embark on a journey, you try to see the benchmarks कि क्या है, the success examples और your peers। आप अपने रीजन को देखते हैं कि अच्छा इस रीजन में क्या हो रहा है। India had passed on the minimum pasteurization law about I think more than 35-40 years ago। अच्छा। That can be just verified again, but it's a age-old function because I don't remember if you, as kid, when we saw this Indian movies, there was this white glass bottle milk supplied. That was pasteurized milk. So this was like in 70s and 80s it was there. So it's like a long time ago. And why that law was passed again? Because they realized that this is a problem and the distribution of milk becomes a problem. And the reason why probably they were able to do that as well, because the cooperatives. Indian farmer is a very small size farmer. You cannot have any economies of scale unless you don't get a cooperative. So once you act as a cooperative, their largest dairy producer is a cooperative. So they get milk from all farmers, process it and then sell it. और ये पाकिस्तान में there's no Pakistan में concept concept cooperatives का नहीं है, because I think again it comes, so these are all issues and policies are so much interlinked के it's very difficult to के starting point का शुरू कहाँ से करें। वो एक इंडिया का जो मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट वाज द लैंड रिफॉर्म्स व्हिच दे इंट्रोड्यूस्ड इन 1958। उन्होंने वो जो बड़ा फार्मर, चौधरी साहब, छोटा फार्मर, ये उन्होंने देन दे एवरेज लैंड होल्डिंग, आई थिंक व्हेन आई वाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर वेरी एक्टिवली परस्यूइंग ड्रिप इरिगेशन एंड ग्रीन हाउस फार्मिंग, इट वाज अबाउट 1.5-2 एकड़। नाउ नो फार्मर कैन, सो दे हैव टू बाय फोर्स कम टुगेदर एज अ कोऑपरेटिव अबाउट 1,500, 2,000, 3,000 farmers, and then they negotiate with the banks, with the ingredient suppliers. So that was that. In Pakistan, it never happened. In Pakistan, because the land reforms didn't happen, so you still have large farm owners basically. बिल्कुल सही। जी। जो who are effectively landowners, they have. That is the problem, because the small farmers are getting very I think वो एक huge साथ में problems. it's like more than 50% of the land is owned by about 6% of the farmers. एक ये stat है, which never happened. Which never happened. Okay. अगर वो हो जाता, वो आपकी जो सोसाइटी में जो एक homogeneous society है ना, that would have probably been forced something, yeah. अभी वो आ रहा है process, that is because of the inheritance, but it's a very very slow process. वो 6%, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा. It will take ages to come to that level where it becomes that everybody is at the same level. So India में packaged milk का क्या फीसद है? Is it about
It's not 3 to 4%. Is it higher? इंडिया में इट्स हायर, Okay. इट्स हायर, इट्स Okay. हायर, बिकॉज उसका जो प्रोसेस अगर मैं उनका देता हूँ तो इट्स प्रॉब्ली 30 to 40% इज प्रोसेस मिल्क, अबाउट 50% डिग्री इज प्रोसेस्ड इन डिफरेंट पैकेजिंग, ग्लास बॉटल, पाउच, टेट्रा पैक, डिफरेंट पैक। लेकिन ये बट रिवाज पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ है. ये पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ। Okay. अभी आपका जो वही पैस्चराइजेशन लॉ हुआ, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, अभी भी उनका 40-50% है, लेकिन जो बहुत फार ऑफ जो एरियाज वहाँ पे अभी भी नहीं। लेकिन all their commercial cities, cosmopolitan cities are all supplied, almost 80-90% is processed milk. तो अगर आप पाकिस्तान में देखें, especially if you look at the KLI belt, or obviously you're in the specific supply chain. So can you tell us a little bit about market dynamics in the cities? कि आप कराची में क्या trends देखते हैं, लाहौर में क्या trends देखते हैं, या is it less urban, rural, is it more a provincial thing? कि सिंध में कौन से trends हैं, पंजाब में कौन से trends, बलूचिस्तान में क्या trends हैं? Karachi में, I think because of the nature of its being a cosmopolitan and the most populous city as well, the consumption of processed milk is higher. और उसमें I think it's all got to do with the availability of the milk as well, क्योंकि यहाँ पे आपका जो fresh milk भी है, उसकी भी quality as compared to the rest of the country is much better. Is much better as well. But it doesn't mean कि वो safe है कि नहीं है, वो जिस मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें सारी वो उसमें चल रहा है, but the quality is still better. Being a cosmopolitan city जहाँ पे आपके distribution costs will always be higher, it's always better to have processed milk. The economies of scale है। जैसे जैसे आप रूरल में जाते जाएंगे, वही वाली बात है कि आपकी कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर आपने उसको दूध को धोया है और उसके बाद आपने उसको रख लिया है 6 घंटे के लिए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन इट बिकम्स एक्चुअली हार्मफुल rather than being useful. सो वो जितने आप रूरल एरिया में जाते जाएंगे, उतना वो ट्रेंड उसका वो कंजम्पशन का होता जाएगा। बट सरप्राइजिंगली आई थिंक दिस इज वेयर द प्रॉब्लम ऑल्सो में हमारे जो आपने एक बड़ा पहले सवाल पूछा कि ये डेयरी कंपनीज क्या कर रही हैं जो दूध का। हमारे यहाँ पे जो दूध प्रोसेस्ड दूध है ना, वो ज्यादा टी क्रीमिंग में यूज हो रहा है। अच्छा। चाय के लिए, बिकॉज चाय हमारी, वी आर ट्री ड्रिंकिंग नेशन, सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट, जो कि ये भी एक अनदर फिनोमेना है कि देखें कि अगर मेरे ख्याल आज से कोई 50 साल पहले, 7 साल पहले कोई यहाँ पे चाय पीता भी नहीं था, उसके बाद फ्री चाय पिला के हम सबको उस पर डाल दिया, उसमें हमारी अब चाय और कुछ चीज ठीक, तो चाय का एक जो होता है ना वो ठीक हो। सो ज्यादातर हमारा दूध चाय में जा रहा है। अब मिल्क ड्रिंकिंग नेशन जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, अवेलेबिलिटी उनकी, अब वो जैसे जैसे हम पैक प्रोसेस में अभी हम जा रहे हैं, हमारा वन ऑफ द फोकस है कि वी नीड टू इंट्रोड्यूस प्रॉब्ली न्यू, जैसा लस्सी है, फ्लेवर्ड मिल्क है, मिल्क शेक्स है, we need to introduce those products as well for the younger generation, because younger generation has a very different taste profile. They don't like the loose milk, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी है ना, कभी स्मेल आ रही है, कभी थिकनेस, कभी पानी ज्यादा है, कभी कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं है। So आप एज वाइज मार्केट सेगमेंटेशन आप देख रहे हैं? हाँ, वो डेफिनेटली नजर आती है, और उसमें बच्चे जो है वो उसमें जा रहे हैं। और एक और चीज आई थिंक विच पंजाब गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एंड आई होपफुल कि अदर गवर्नमेंट्स विल आल्सो टेक इट अप, इज द स्कूल मिल्क प्रोग्राम। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स देयर कुड बी फॉर कवरिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की जो है। अब उसमें दिस इज द सेकंड ईयर एंड आई थिंक उन्होंने पिछले साल से मुकाबले में उसको बढ़ाया है। तो आई थिंक होपफुली कि व्हेन दैट टेक्स ऑन, that is some serious commitment from the government to see कि हाँ यार वाकई हमने बच्चों के लिए कुछ करना है। सबसे पहले आप बात कर रहे थे पंजाब हुकूमत का एक न्यू मिल्क इनिशिएटिव, उसके बारे में आप मजीद बात कर सकते हैं? कब शुरू हुआ था, इसमें कितने स्कूल शामिल हैं? हाँ जी, ये पिछले साल शुरू हुआ था, और उसमें आई थिंक देवर लाइक 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी इस दफ़ा इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, और अभी इस साल उसने थोड़ा सा उसको स्केल अप किया है, अबाउट 4 to 7,000 स्कूल्स उसमें यदि के पार्टिसिपेट करेंगे, अबाउट 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स। और उसमें बच्चों को स्कूल में दूध का पैकेट देंगे, साथ उसके वो उनको न्यूट्रिशन का बिस्किट वगैरह साथ है, एंड देन दे मॉनिटर द हेल्थ एज वेल। टेट्रा पैक ने ये ग्लोबली वी हैव डन इट अबाउट ऑलमोस्ट लॉट ऑफ कंट्रीज, यूएनडीपी के साथ, यूएनओ के साथ किया हुआ है, वेयर वी एक्चुअली मॉनिटर बच्चों की हेल्थ, यानी कि फ्रॉम डे 1 के जो डे 0 इनफैक्ट के जब दूध देने से पहले उनका क्या था, क्या फ्रीक्वेंसी है दूध की, क्या उनके वाइटल्स, बॉडी वाइटल्स में फ़र्क आ रहा है, वेट में, हाइट में, एंड इट हैज़ प्रूवन कि इट इम्प्रूव्स। यानी कि इस लेवल पे जहाँ पे आपको बताया कि मैल न्यूट्रिशन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अगर दैट 3 or
5 days अगर आप उनको दूध देते हैं, it makes a significant impact on their health. And I hope that this continues because ये global countries करती है स्कूल के बच्चों के लिए, so that they make them habit of drinking milk. So this is good transition. अगर obviously you are the MD of a company, but if tomorrow I said कि आप एक policy maker हैं and the department that you've been given is milk and nutrition, what are some couple of policy changes you would like to see happening? I think उसमें जो now you have put me in a difficult situation because it's always very easy to say जी अच्छा ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए. But in your experience in the private sector के actually हुकूमत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है? You know, because you're also figuring that out. हुकूमत का काम है a regulator. They have to make sure के people are getting what they deserve. ठीक है? As a 250 million nation people, we and an agriculture hub or a country which we based on agriculture. So government job is to ensure that they have the right policies, that the right products should go to the consumers. दूध के ऊपर इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपने मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ पास किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से सारा दूध प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा. What they need to do, if I would be the policy maker, I would pick up 3 or 4 different areas in different provinces and will say कि इस एरिया के अंदर जो भी मिल्क होगा, जो बाहर जाएगा वो प्रोसेस होकर जाएगा. You put up pilot plan. ठीक है. Of different capacities, पैस्चराइजेशन का करना है, UHT करना है, you have to process it. हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको UHT करें या पैस्चराइज करें. आप पायलट स्केल 3-4 एरिया से स्टार्ट करें and then you see how the dynamics grow. So we need to learn to take baby steps. और baby steps में ये जैसा आपने पूछा पायलट प्लांट्स लगाए प्रोसेसिंग के एरियाज डिफाइन करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इस्लामाबाद है, लेट्स से इस्लामाबाद इट्स अ कैपिटल सिटी, उसके अंदर फार्म्स नहीं है, ग्वाले आसपास भी नहीं. You say okay fine, this is a city where you will only get processed milk. You ask the dairies okay fine, you ask dairy farmers, dairy companies चट्टापाएंगे. आप कहें जी कि ठीक है हमें ये इतने लाख की आबादी है, आप एनालाइज कर लें कि कितना दूध आ रहा है, आपको पता कितना दूध आ रहा है. गवर्नमेंट के पास डेटा स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, उसको आप उसको ग्रेजुअली उसको कर दें. फिर बात आती है कि आप ग्वाले की रोजी पे लात मारें. नहीं, ये बात नहीं. आपने दिस इज वेयर से पायलट, आपने उनको पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन बनाना. यू जस्ट कैनॉट से कि यार ग्वाला वो उसने भी उसके भी बच्चे हैं, उसने भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये उसका कसूर नहीं है कि वो ग्वाला है या वो उसका वो दूध डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. आप उसको पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन लेके आए उसको, रादर देन बीइंग सेइंग कि ये सारे जो हैं ग्वाले इस तरह करते हैं. आप उनको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन बनाएं. सो दिस इज वेयर एज आपने पूछा कि पॉलिसी मेकर आप क्या करते हैं, एक तो पैस्चराइजेशन होती और उसको मैं रीजन वाइज इंप्लीमेंट करता हूँ, उसको फेज वाइज देते हैं. You have to see the capacity. Pasteurization का मतलब है you have to have power, you have to have machines, you have to have distribution network. आप वो एरिया सेलेक्ट करें जहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें हैं. And then you say okay fine, in next 2 years this is what the ultimate aim is, and then we will replicate it gradually. You cannot expect कि 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में 70 बिलियन लीटर के लिए प्रोसेसिंग कैपेसिटी लग जाए. नहीं. तो ये जो पिछला सवाल था was you as a policy maker. Now take that hat off and put back on the hat of a private company MD, because the next question is about कि जो 18% का जो टैक्स लगा है, तो उस पर आपके कंपनी पर क्या असर हुआ है या सेक्टर पर क्या असर हुआ है? सेक्टर का असर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी जो दूध की जो सेल है that has gone down by about 30%. जो मिल्क कलेक्शन सेंटर जो हमारी डेयरी कंपनीज के हैं तकरीबन 20% of those are closed. 5,000 people have lost their jobs because of this. और वो बेनिफिट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर को हुआ कि आपने जो दूध की कीमत 18% से बढ़ी 270 280 से 350 360 पे जब गया है, जो खुला दूध बिक रहा था वो उन्होंने वैसे ही हर ने 50 से 60 रुपए 100 रुपए बढ़ा दी, जो कि उनको कोई उस पर कोई टैक्स नहीं था. सो वो बल्कि 1.3 ट्रिलियन रुपीस उनकी इकोनॉमी में ऐड हो गया, जो कि फॉर्मल सेक्टर टैक्स दे रहा था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा था, वो उन्होंने लूज कर दिया. तो पिछला टैक्स रेट क्या था 18% से पहले? क्या जीरो रेटिंग. ओके, जीरो रेटिंग थी क्योंकि दूध आपका उसमें आपने सेल्स टैक्स एडजस्ट कराते जाते और आपको वो वाज कॉल्ड जीरो रेटिंग. अब 18% है. सो कंज्यूमर इज गेटिंग 18% मोर एक्सपेंसिव बेसिक फूड आइटम, जिसके ऊपर इख्तलाफ ये है कि वी आर नॉट सेइंग हमने टैक्स नहीं देना. नोबडी सेइंग. कभी कोई भी फॉर्मल सेक्टर वाला कभी नहीं कहेगा कि नहीं जी हमें जीरो कर दें, टैक्स हमने नहीं देना.
और हमें एज ए नेशन हमें ज़रूरत है, बिकॉज ये बड़ा लोगों का ख्याल है जी कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा तो हम पे स्पेंड करेगी ना, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो हम कह रहे हैं कि आप टैक्स लें लेकिन एक ग्रेजुअल इंक्रीज करें, ये नहीं कि ओवरनाइट आपने 18% लगा दिया सो कंज्यूमर इज गोना सफर। अब कंज्यूमर सफर करेगा तो इंडस्ट्री सफर करेगी। सो फाइनल क्वेश्चन which is आपको क्या लगता है कि जो डेयरी सेक्टर का मुस्तकबिल है, is it positive, is it negative, next 5 years what are you thinking? Broad question. लेकिन It's a very broad question, and I think being an optimist and being a Pakistani, I think we very much expect के sanity will prevail definitely। और जो गवर्नमेंट को देखें, अगर आपके पास ये पर्सपेक्टिव है द पॉलिसी मेकर, आपका जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का वो ये कि आपके रेवेन्यूज आर लेस देन योर एक्सपेंसेस, सो यू नीड टू इंक्रीज द रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू वही वाली बात है कि ओवरनाइट झटकों पे नहीं पड़ता है। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट कि पाकिस्तान में डेफिनेटली पोटेंशियल है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सारा कुछ है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। जिससे मैंने पहले आपसे बताया कि जी लिंक करना है, एक इनहेरिटेंस फार्म है, एक कमर्शियल फार्म है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके पास सिंपल हाइजीन, एक्सटेंशन सर्विसेज का फैक्टर है। आप ये चीज़ें गवर्नमेंट जब एजुकेट करेंगे, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आपके पास एक्सटेंशन सर्विसेज का एक ह्यूज नेटवर्क है गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। यू जस्ट नीड टू मोबिलाइज दैट, यू जस्ट नीड टू इक्विप देम विद राइट ट्रेनिंग्स, विद राइट नॉलेज। वो आप दे के जब जाते हैं एंड देन ग्रेजुअली आपको वो चीज़ प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का काम, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इट्स नॉट कि आपने कोई चीज़ आपने डेमोन्स्ट्रेट, आपने पैसा आपने नहीं लगाना, आपने कहना है ये मैंने लॉ बना के दिया, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट प्रोवाइडेड यू गिव देम द लॉ कि जी ठीक है दिस इज व्हाट इट इज। मैंने पायलट कहा आपको कि पायलट अगर आप बनाते हैं कि इस एरिया के अंदर खुला दूध ऐसे नहीं होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें, आप पूरी दुनिया में पूरे मुल्क में ना करें एंड यू सी द सक्सेस। अब जब प्राइवेट सेक्टर का काम ये है कि व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दे विल इन्वेस्ट इनटू इट। अगर आपके पास लॉ है which gives you stability for the next 4, 5, 6, 7, 8 years, everybody would invest into it। and this is sector जहाँ से आपका एक दफ़ा आपका जो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई ना, मरियम आई डोंट वांट टू से, यानी कि वो बड़ी बात नहीं होती, आपका अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग एक थोड़ा सा लार्जर लेवल पे, इवन व्हेन योर 20% ऑफ द मिल्क स्टार्ट्स गेटिंग प्रोसेस्ड, you will see your dairy products skyrocketing। and you will probably one of the largest milk supplier or value-added product of dairy supplier to the world। This is how where we as a dairy sector, dairy industry want Pakistan to be। Thank you so much for that insight। Business Matters के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए शुक्रिया। A big thank you to our guests for joining us today and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape। तब तक के लिए खुदाफिज।